हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। यस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स। Here totally discussion will be on the basis of BS level. Inshallah, I will try my best to record all video lectures in complete detail with reference of many books. Okay, so finally today first lecture is going to start. What is nuclear physics? न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स की कौन सी एरियाज हैं जिनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे? एक्चुअली यू नो वेरी वेल दैट न्यूक्लियर स्टडी, according to its name, you can easily analyze it. What do you mean by nuclear physics? That is nuclear study. न्यूक्लियस की स्टडी की जाएगी इसमें। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स आपको पता है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा डीपर लेवल में चले जाएं, इसको डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So actually nuclear physics is classified into two parts. One part of classical physics is actually theoretical physics and second part is called experimental physics. Nuclear physics के दो पार्ट हैं, एक theoretical पार्ट इसका और दूसरा है इसका experimental पार्ट है। जो theoretical part of physics है, nuclear physics है, in this theoretical part we will discuss all nuclear models। जो भी न्यूक्लियर मॉडल्स आए हुए हैं, जो भी 6-7 मॉडल्स आए हैं न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने के लिए, ये सारे मॉडल्स डिस्कस किए जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फिजिक्स में, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस किए जाते हैं। अगर बात की जाए एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, सो उसमें आ जाता है एसिलेटर्स आ जाता है, उसमें डिटेक्टर्स आ जाते हैं। तो एसिलेटर्स और डिटेक्टर्स की जो स्टडी की जाती है, that belongs to experimental part of nuclear physics. Okay? अगर theoretical की बात की जाए तो वहां पर हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक या न्यूक्लियर मॉडल्स के हवाले से। जस्ट लाइक हमारे पास लिक्विड ड्रॉप एटॉमिक मॉडल होता है, या हमारे पास फेर्मी गैस मॉडल होता है, फेर्मी गैस मॉडल, या होता है प्लेनेटरी मॉडल होता है, या रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना वगैरह होते हैं ये। ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो डिस्कस किए जाते हैं, ये डिस्कस किए जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फिजिक्स में। जो फिजिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट है, स्पेशली न्यूक्लियर फिजिक्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें ये सारे चीजें डिस्कस की जाती हैं। और अलॉन्ग विद देम एक और मॉडल भी है जिसको हम कहते हैं शेल मॉडल। ये सारे मॉडल्स की जो स्टडी की जाती है, ये किए जाते हैं इन द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर बात की जाए एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के हवाले से, तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में दो पार्ट आ जाते हैं। एक पार्ट आता है एसिलेटर्स, दूसरा पार्ट आता है डिटेक्टर्स। जो एसिलेटर्स हैं, एसिलेटर एक किस्म का ऐसा सेटअप होता है जो पार्टिकल्स को हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है, पार्टिकल्स को हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम इनको कहते हैं दीज आर एसिलेटर्स। तो एक्चुअली थ्रू दिस एसिलेटर्स, through this experimental part of nuclear physics, orientation of particle physics is generated। जो पार्टिकल फिजिक्स की ओरिएंटेशन है, जो स्टार्टिंग है, वो एक्चुअली एसिलेटर से होती है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स से होती है। क्योंकि हाई एनर्जी फिजिक्स में क्या होता है, वहां पर हम ऐसे डिटेक्टर्स यूज करते हैं, ऐसे एसिलेटर्स यूज करते हैं जो हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी न्यूक्लियस को, और उस न्यूक्लियस को स्प्लिट आउट कर सकते हैं फर्दर न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कैरी ऑन हो सकते हैं। तो सो दैट्स व्हाई वी से दिस एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल फिजिक्स फॉर द हाई एनर्जी फिजिक्स, बिकॉज थ्रू एसिलेटर्स वी कैन ऑब्टेन हाई एनर्जी। सो दैट्स व्हाई वी से particle physics is actually oriented from the nuclear physics। वो nuclear physics oriented है। Just 1 minute। Okay, तो ये मॉडल्स हैं, एक था पार्ट थ्योरेटिकल, एक था एक्सपेरिमेंटल पार्ट। मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें इंक्लूड है एसिलेटर्स एंड डिटेक्टर्स। एसिलेटर्स वो होते हैं, इस किस्म का सेटअप होता है जो
पार्टिकल्स को हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम हाई एनर्जी प्रोवाइड करके पार्टिकल्स को उनको न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको कैरी ऑन कर सकते हैं फर्दर न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस के लिए, ठीक है, उनको हम कैरी ऑन कर सकते हैं। तो याद रखें एसिलेटर्स के फर्दर टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास लीनियर एसिलेटर, साइक्लोट्रॉन होता है या सिंक्रोट्रॉन होता है। ये आपके बुक में 3 किस्म के एसिलेटर्स के बने, एक होता है लीनियर एसिलेटर होता है, एक होता है साइक्लोट्रॉन होता है, तीसरा होता है सिंक्रोट्रॉन। ये एसिलेटर्स होते हैं। अगर दूसरी बात की जाए डिटेक्टर्स के हवाले से, तो डिटेक्टर्स से भी इस तरह हो सकता है। एक होता है जीएम काउंटर, जीएम काउंटर ये नंबर ऑफ रेडिएशन बताता है कितने अल्फा है, कितना बीटा है, कितने बीटा है, कितने गामा है। अच्छा याद रखें जो जीएम काउंटर होता है, ये जीएम काउंटर ये डिटेक्शन नहीं कर सकता कि व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन आ रहे हैं। जीएम काउंटर के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो बताए कि ये अल्फा रेडिएशंस निकले हैं, बीटा रेडिएशंस इतने निकले हैं या गामा रेडिएशन इतने निकले। वो जस्ट हमें काउंटिंग बताता है कि अल्फा गए, बीटा गए, गामा गए, वो ये अलग अलग नहीं बताता, वो जस्ट बताता है कि टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस कितने पर सेकंड के हिसाब से, पर सेकंड पर मिनट के हवाले से कितने रेडिएशंस क्रॉस हो सकते हैं, कितने रेडिएशंस निकले हैं किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से। ये डिटेक्ट करता है जस्ट काउंटिंग को कि हाउ मेनी रेडिएशंस आर अवेलेबल। ओके, इसके एंटी एक होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, वो हमें ये बताता है कि किस टाइप के रेडिएशंस थे, आइदर वो अल्फा रेडिएशन थे, बीटा थे या गामा रेडिएशंस थे। ओके, अगर बात की जाए दूसरे के हवाले से, तो एक होती है हमारे पास गैस चैम्बर भी होती है, एक होती है आयोनाइजेशन चैम्बर होती है। जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है। और जिस तरह हमारे पास जीएम काउंटर है, सेम वैसे एक दूसरा काउंटर भी होता है जिसका नाम होता है प्रोपोर्शनल काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर। ये सारी चीजें बेसिक्स थी अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, सो अब हम आते हैं न्यूक्लियस पर कि न्यूक्लियस है क्या। You know very well in previous classes that nucleus is central part of nucleus atom। जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, जो कोर होता है, वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस है। इट मीन्स जस्ट लाइक न्यूक्लियस इज हार्ट ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस है वो एटम की एक हार्ट है, धड़कन है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सारी जो भी डेटा होती है वो लाई करती है, जो मास होता है वो लाई करता है किधर, उसके कोर में लाई करता है, उसके सेंट्रल पार्ट में लाई करता है, ठीक है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है एक्चुअली न्यूक्लियस। आपको पता है, लेट्स सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। You know very well that in nucleus there are protons and neutrons। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये सपोज कि ये सारा एटम, दिस इज कंप्लीट एटम। इस कंप्लीट एटम का ये जो पार्ट है, ये छोटा मैं बना लेता हूं, जो एटम का ये सेंट्रल पार्ट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के डाटा के हवाले से बात की जाए तो इसके पास क्या क्या होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। दीज आर बेसिक पॉइंट्स यू नो वेरी वेल प्रॉपरली, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो अब देखें, बात की जाए अगर इसके साइज के हवाले से विथ रेफरेंस ऑफ एटॉमिक साइज, तो इसकी जो एटॉमिक साइज है वो नियर अबाउट 1 लाख टाइम्स छोटी होती है एटॉमिक साइज से। ये सारा एटम है, दिस इज कंप्लीट एटॉमिक साइज। ये सारा क्या है हमारे पास, ये सारा एटम है। इस सारे एटम की जो साइज है, मतलब एटॉमिक साइज में कह दूं, ये एटॉमिक साइज है हमारे पास, लेट्स सपोज 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन या 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी मीटर, ये 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। ये इसकी क्या है, एटॉमिक साइज है सारे एटम की। अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियस के साइज के हवाले से, तो न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, तो आप देखें जो न्यूक्लियस होता है, ये जो पार्ट है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की जो साइज होती है
इट मीन्स न्यूक्लियर साइज, वो होती है 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये इतनी इसकी क्या है, साइज है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच न्यूक्लियस इज स्मॉलर, न्यूक्लियस कितना छोटा है इससे, एटम से, सारे एटम से। यहां पर हम देख सकते हैं, अगर हम इनके डेटा का रेशियो लें तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच दिस इज स्मॉलर, ये कितना छोटा है। हम एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज, हम इसको कहते हैं एनएस, न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज और एटॉमिक साइज का हम रेशियो निकालते हैं कि रेशियो क्या निकलेगा इसका, तो हम इधर ही निकाल लेते हैं, स्पेस थोड़ी सी बच जाएगी। तो हम निकालते हैं न्यूक्लियर साइज का रेशियो या एटॉमिक साइज रेशियो with respect to nuclear size. You know very well that atomic size is actually equal to 10⁻⁻10 and nuclear size is actually equal to 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर। ओके, मीटर मीटर से तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻10 अपॉन 10⁻15 मीटर, ये इसकी क्या है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज का रेशियो। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखें ये हो जाएगा 10⁻10 इंटू 10⁻+15 हो जाएगा, +15। दोनों के बेसिस से हम पावर ऐड होंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट मिलेगा, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज का जो रेशियो है वो हमें मिलेगा 10⁻5। इस 10⁻5 की क्या सिग्निफिकेंस है, अब देखें इसको। इसका मतलब ये है कि जो एटम की साइज है, 10⁻5 का मतलब क्या है, 1 लाख। दिस 10⁻5 शोज दी 1 लाख, 1 लाख को शो करता है। कि ये बताता है कि जो दोनों की साइज है, दोनों की साइज में क्या डिफरेंस है। जो एटॉमिक साइज है वो एज कंपेयर टू न्यूक्लियर साइज वो 1 लाख टाइम मैक्सिमम है। सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने तो कहा था कि न्यूक्लियर से क्या है, एक पार्टिकल है, एक क्या है, पार्टिकल। हमने अल्फा स्कैटरिंग पढ़ी है, तो वहां पर रदरफोर्ड ने कंसीडर किया था कि न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल। सपोज करें ये पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज न्यूक्लियस, ओके। तो इसकी ये साइज है, जो एटम की साइज है वो क्या है, इससे 1 लाख टाइम मैक्सिमम है। मतलब जितने ये हैं उतने और 1 लाख चाहिए हमें एटम्स, 1 लाख पार्टिकल्स चाहिए, तभी ये सारे न्यूक्लियस मिलकर ये अपनी साइज बराबर कर सकते हैं किसी एटम के साइज के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूक्लियस की साइज ये है 10⁻⁻15 मीटर, तो न्यूक्लियस की जो एटम की साइज है वो क्या है, 10⁻10 मीटर। ये इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक साइज है वो 1 लाख टाइम मैक्सिमम है न्यूक्लियर साइज के। तो मतलब ये हुआ कि हम 1 2 इस तरह से 1 लाख डॉट लगा दे जाएं, 1 लाख, 1000 2000 3000 4000 5000 10000 50000 60 70 80 90,000 1 लाख हजार जब हम डॉट लगाएंगे तो ये तभी एटॉमिक साइज के बराबर होंगे। बात समझ में आई? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं कि हमने बस इसको मैथमेटिकली निकाल दिया तो बस बात खत्म, नहीं, इसकी सिग्निफिकेंस है। तो ये चीज एक्सप्लेन करती है कि जो एटॉमिक साइज है, जो एटम की साइज है वो 1 लाख टाइम मैक्सिमम है, 1 लाख टाइम मैक्सिमम है, इससे न्यूक्लियर साइज। अच्छा, अगर मैं इसको बात करूं, इस बात का जो बुनियाद रखूं, मैं न्यूक्लियस रखूं कि न्यूक्लियस कितना छोटा है इस एटॉमिक साइज से, न्यूक्लियस इस एटॉमिक साइज से कितना छोटा है, तो 1 लाख टाइम ये छोटा है इस एटॉमिक साइज से। सपोज करें कैसे, ये मेरे पास कोई चीज है, मैं इसके 1 लाख पार्ट कर लूं, अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं भाई कि ये कोई चीज है हमारे पास, कोई एटम है, इस एटम के मैं 1 लाख पार्ट कर लूं, 1 लाख में इसके पार्ट कर लूं, तो उसका जो एक पार्ट की साइज होगी वो न्यूक्लियस के साइज के बराबर होगी, उसके न्यूक्लियस के साइज के बराबर होगी।
क्योंकि जितना ये बड़ा है एटॉमिक साइज तो उतना ही वो न्यूक्लियर साइज इससे क्या है, कम है। न्यूक्लियर साइज इससे क्या है, कम है। अच्छा, सम बुक्स ये भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ये भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। रेफरेंस बुक्स है मेरे पास, एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, दूसरा बुक है हमारे पास HR के वॉल्यूम 2, वो दो रेफरेंस बुक है मेरे पास। उन बुक्स में किसी बुक्स में लिखता है जो न्यूक्लियर साइज है वो 10⁻⁻⁻ में 15 मीटर है, मतलब 1 फेम्टोमीटर। और कुछ ऐसे भी बुक्स हैं जो लिखते हैं न्यूक्लियर साइज है वो 10⁻⁻ में 14 मीटर, ये भी लिखते हैं कि ये भी साइज हो सकती है न्यूक्लियस की। ओके, तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की अबाउट दी न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अच्छा, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो याद रखें जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है ये चीज फाइनलाइज्ड है, जिसकी साइज ज्यादा है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। मतलब जो एटॉमिक वॉल्यूम है दैट विल बी हायर, दैट विल बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर वॉल्यूम। जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है, कीप इन माइंड, nuclear volume is 10⁻12 times less than that of volume of atom। सारे एटम का जो वॉल्यूम है इससे जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो 10⁻12 टाइम्स लेस देन है, कम है। ठीक है, तो ये आप चीज नोट कर लें, आप एक अपनी कॉपी पर लिख लें। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is 10⁻12 times less than volume of complete atom। सारे एटम के वॉल्यूम के रेफरेंस में जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एंड दैट इज एक्चुअली लेस देन 10⁻12 टाइम्स, वो 10⁻12 टाइम्स कम है। सपोज करें कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम है, अज्यूम कर लेते हैं 40 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ये मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 10⁻12 टाइम से कम होगा। मतलब हम जब डिवाइड करेंगे 10⁻12 टाइम से तो हमें मिलेगा उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम। जितना न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो क्या है, 10⁻12 टाइम्स कम है, छोटा है किससे, सारे एटॉमिक साइज से। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें, the volume of nucleus is actually 10⁻12 times less than that of volume of atom। एटम के वॉल्यूम से न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10⁻12 टाइम्स कम है। ओके, या मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is less than volume of atom but the magnitude of volume of nucleus is actually 10⁻12 times less than volume of atom। जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो 10⁻12 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम के वॉल्यूम से। ठीक है, ये हमें इसका वॉल्यूम भी मिल गया। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने ये बात कही, रदरफोर्ड ने ये बात बताई कि जो न्यूक्लियस है दैट इज कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल, वो हम कंसीडर करते हैं क्या, एज अ पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका न्यूक्लियर मोमेंटम क्या होगा, मतलब जो प्रोटॉन है उसका मोमेंटम क्या होगा, व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ दैट प्रोटॉन, उस प्रोटॉन का मोमेंटम क्या हो सकता है, इसको हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ मैं अगर इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहूं तो इसकी एनर्जी क्या हो सकती है, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एनर्जी। मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं ना कि इसकी एनर्जी क्या है प्रोटॉन की। हमने ये चीज पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m। हमने ये चीज पढ़ी है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये एक्चुअली T शो करता है काइनेटिक एनर्जी को। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है p स्क्वायर अपॉन में 2m। p क्या है, मोमेंटम है, m क्या है, मास है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, अनचेंज्ड नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जॉल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जॉल्स में, दोनों में से, दोनों यूनिट्स में, दोनों सिस्टम्स में हम इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो
इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने से पहले वी मस्ट नो अबाउट द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। हम इस पार्टिकल का मोमेंटम मालूम करना चाहिए कि इसका मोमेंटम क्या हो सकता है। तो आपके बुक में इसका मोमेंटम दिया गया है नियर अबाउट 1.1 into 10⁻⁻20। इसका जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी, क्या वैल्यू होगी। इसकी जो वैल्यू है मोमेंटम की, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, वो है 1.1 into 10⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दैट इज मोमेंटम। ये क्या है, इसकी मोमेंटम है। ठीक है, तो ये आपके पास मोमेंटम भी मेंशन्ड है, मोमेंटम भी गिवन है, और मास ऑफ प्रोटॉन भी आपके पास क्या है, वो है कांस्टेंट 1.67 10⁻27 kg। वो भी आपके पास कांस्टेंट है 1.67 into 10⁻27 kg। आपको मास ऑफ प्रोटॉन भी वेल नोन है और इसका मोमेंटम भी मेंशन्ड है। दिस पी शोस मोमेंटम एंड दिस पी शोस प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस पी का वैल्यू प्लेस करें मोमेंटम का, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है आप वो भी प्लेस करें, तो आपको मिल जाएगी इसकी एनर्जी। वो एनर्जी आपको जॉल्स में मिल सकती है, वो आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मिल सकती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसके मोमेंटम के हवाले से कि हम इसका मोमेंटम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस तरह लेते हैं इसको, ये देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बॉक्स हैं जिनमें जो न्यूक्लियर साइज है वो बताई गई है 10⁻⁻15 मीटर, और सब मेरे पास रेफरेंस बॉक्स हैं जिनमें साइज बताई गई है 10⁻⁻14 मीटर। सो हम अकॉर्डिंग टू दैट वेवलेंथ 10⁻⁻14 वेवलेंथ के कंपैरिजन में, रेफरेंस में हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका मोमेंटम क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल। आप न्यूक्लियस को कंसीडर कर सकते हैं एज अ पार्टिकल। देखें किस तरह, इसकी वेवलेंथ क्या है 10⁻⁻14 मीटर है, 10⁻⁻14 मीटर है। अब आप इसका मोमेंटम कैलकुलेट करें। सो यू नो वेरी वेल दैट, आपने पढ़ा ये क्वांटम फिजिक्स में, मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू h अपान में लैम्डा। P इज इक्वल टू h अपान में लैम्डा। यू नो वेरी वेल दैट h इज कांस्टेंट, वो है 6.63 into 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। अपान में जो वेवलेंथ हमने कंसीडर की है वो क्या है 10⁻⁻14 है, माइनस में 14 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी वेवलेंथ गिवन है। तो हम इसके थ्रू इसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका मोमेंटम क्या हो सकता है। अब हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। अब देखें आप, P इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। जब ये पावर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻20, सॉरी 14 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। आप -34 प्लस 14 करें तो आपको ये मिल जाएगा 6.63 इंटू 10⁻20। 10⁻20 के टर्म्स में, 20 के मैग्नीट्यूड में आपको ये मोमेंटम इसका मिल सकता है। देखते हैं किताब में इसने किस वे से निकाला है। ये सेमी निकाला है ना जी, बिल्कुल सेमी निकाला है इसने भी। आपको पता है यूनिट इसका केजी मीटर पर सेकंड ये है। ओके, तो ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह कह सकता है कि व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ वेवलेंथ ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसकी वेवलेंथ है 10⁻⁻14 मीटर, ये एक्चुअली जो है ना ये न्यूक्लियर साइज है सॉरी, ये एक्चुअली न्यूक्लियर साइज है। मैंने आपको बताया कि सम रेफरेंस बुक्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर है और सम बुक कहते हैं 10⁻⁻14 मीटर। हम राउंड ऑफ करके फेमटोमीटर्स में ले लेते हैं, मगर बुक में ये चीज ली गई है कि हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल जस्ट लाइक न्यूक्लियस था कि उसकी जो वेवलेंथ है वो है 10⁻⁻14 मीटर है इसकी वेवलेंथ। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि इसका मोमेंटम क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो हमने निकाला इसका मोमेंटम h अपान लैम्डा। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, लैम्डा हमारे पास गिवन है, तो हमने ये
इसके मोमेंटम का वैल्यू निकाला। और मैंने आपको ये भी बताया पहले कि ये भी मोमेंटम है किसका, प्रोटॉन का। ये किसका है, ये प्रोटॉन का मोमेंटम 1.1 × 10⁻20 kg मीटर पर सेकंड, दैट इज मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। अब क्या कर सकते हैं, इस प्रोटॉन की हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एनर्जी, इसके एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें दूसरा पॉइंट हमारे पास ये कि व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो वाइब्रेशंस में होता है, मोशंस में होता है प्रोटॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आपको पता है फार्मूला, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m, और प्रोटॉन का मोमेंटम क्या होता है 1.1 × 10⁻20। ओके, जस्ट हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यूनिट नहीं लिख रहे। ऊपर क्या है होल स्क्वायर अपॉन में 2m। m की वैल्यू क्या है आपके पास, m इज एक्चुअली 1.67 × 10⁻27 kg, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का क्या है, मास है 1.67 × 10⁻27, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब क्या करें, इसका स्क्वायर सॉल्व करें और 2 को मल्टीप्लाई करें इस मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, तो आपको मिल जाएगी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, या व्हाट विल बी इट्स टी आप लिखें या आप काइनेटिक एनर्जी लिखें, दोनों शो करते हैं इसकी एनर्जी को। तो जब ये सॉल्व हम करेंगे, मैंने सॉल्व किया है कॉपी पर, मैं आपको मेंशन करवा लेता हूँ यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन लेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 3.6 × 10⁻14 जूल, 3.6 × 10⁻14 जूल ये है। या आप इसको ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा 0.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एनर्जी है। अच्छा, ये एक बात समझें, हम अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में लिखेंगे 1 × 2, 2 × 1, जवाब दोनों का 2 ही आता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की दुनिया में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की साइंस में एक्चुअली ये हो रहा है कि हम वहां पर इजीली इक्वल साइन यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बिल्कुल रेयर केसेस में हम ये साइन यूज करते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि हम दो वेरिएबल्स को इक्विवेलेंट कर लें। हाँ, मैथमेटिक्स में हम तो प्रूफ कर सकते हैं, वहां पर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहां पर तो किसी चीज की थोड़ी सी भी लचक वगैरह नहीं है, वहां पर परफेक्ट चीजें, परफेक्ट रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, तो वहां पर हम इक्वल यूज कर लेते हैं। जब बात करें हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में इक्वल साइन देना वेरी हार्ड होता है, ये रेयर केसेस में हमें इक्वल साइंसेस मिलती हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिखा है नियर इक्वल टू दैट वन, तो ये हमें इसका प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल गई। सॉरी, ओके, तो हम इस तरह इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने सम पार्ट डिस्कस किए, मैंने इन पार्ट को रिकॉल करवा लेता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने एक चीज ये बताई कि जो एटॉमिक साइज ऑफ, जो एटम की साइज है वो 10⁻10 मीटर, इट मींस 1 एंगस्ट्रॉन, और जो न्यूक्लियर साइज है वो है 10⁻15 मीटर, इट मींस 1 फेम्टोमीटर। ये चीज हमने बताई कि जो एटॉमिक साइज है वो 1 लाख टाइम ज्यादा है किससे, न्यूक्लियर साइज से। 10⁻5 का मतलब क्या होता है, 1 लाख होता है, 1 लाख टाइम्स मैक्सिमम है। सपोज कर लेते हैं कि हमने ये कही कि दिस डॉट इज एक्चुअली साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की साइज है। जब मैं इस तरह से 1 लाख डॉट लगाऊंगा, इस तरह से 1 लाख डॉट लगाता जाऊं, ठीक है, तो जब ये 1 लाख डॉट लगाता जाऊं, मैं कंप्लीट करूं, देन आफ्टर मैं कहूंगा ये जो सारी एरिया कवर हुई है दैट इज एक्चुअली साइज ऑफ एटम, ये एटम की साइज है। अगर मैं इसको अदर वे से एक्सप्लेन करूं इस तरह, विथ रेफरेंस ऑफ न्यूक्लियस, मैं कहता हूं कि सपोज करिए मेरे पास कोई एटम है, मैं इसको 1 लाख पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, 1 लाख पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। जब मैं इसको 1 लाख पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं इसका एक पार्ट लूंगा, तो वो साइज बराबर होगी न्यूक्लियर साइज, वो न्यूक्लियस की साइज के बराबर हो सकती है। ये हमने चीजें डिस्कस की। ओके, और हमने ये चीज भी डिस्कस की कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है
that is actually 10 is power 12 times smaller than that of volume of atom. सारे एटम से जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 is power 12 टाइम्स स्मॉलर है। अच्छा, ये जो बात लिखी गई है इसका जो रेफरेंस है वो है केपी के बुक, केपी के का बुक है, आई थिंक मेरे पास पड़ा है, मैंने वहां से ये पॉइंट लिखी, मैं दिखा दूं आपको। जी ये पड़ा है सामने, ये बुक है। इस बुक में ये पॉइंट लिखी हुई है कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 रेज़ पावर 12 टाइम्स लेस देन है दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। जो एटम का वॉल्यूम है वो 10 रेज़ पावर 12 टाइम्स ज्यादा है और जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो 10 रेज़ पावर 12 टाइम्स कम है, छोटा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल है जिस लाइक मैंने बताया रदरफोर्ड ने कंसीडर किया था कि न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट। ओके, तो इस पार्ट की सपोज कर लेते हैं, इसके पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो है 10⁻⁻ में 14 मीटर है, ये वेवलेंथ है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मैंने आपको बताया एच अपान में लैम्डा, एच कांस्टेंट है और लैम्डा आपके पास से गिवन है, मेंशन्ड है। तो आपने ये कैलकुलेशन की तो आपके पास इसका जो मोमेंटम है विद वेवलेंथ ऑफ 10⁻⁻ में 14 मीटर, आपके पास इसका जो मोमेंटम मिला वो क्या मिला 6.63 10⁻+20 kg मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या मिला आपको मोमेंटम मिला। अच्छा, अगर मैं निकालना चाहूँ कि व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल की एनर्जी क्या हो सकती है, उस पार्टिकल की एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरह कैलकुलेट करें, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपान में 2m। तो आपको पता है कि जो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन है वो ये गिवन है 1.1 × 10⁻20 kg मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या है मोमेंटम। आप मोमेंटम का वैल्यू रखें और ये मास है, आप मास ऑफ प्रोटॉन रखें, ये मैंने वैल्यू यहाँ पर रखा और मास ऑफ प्रोटॉन भी रखा। तो हमारे पास जो एनर्जीज आई वो क्या आई है प्रोटॉन्स की, एक आई 3.6 × 10⁻14 जूल, एक ये है वैल्यू, और दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास वो है 0.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें इसकी डेटा मिल चुकी है। ओके, अब हम फर्दर आते हैं इसके रेडियस के हवाले से, इसके रेडियस के हवाले से सपोज करें चलो इसको आप नोट कर लें, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव कर लूँ। ओके, मैं रिमूव कर लेता हूँ इसको। तो आपको ये पॉइंट्स प्रॉपर्ली अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है, प्रॉपर्ली आपको ये पॉइंट्स मेंशन करनी है अपने माइंड में कि क्या क्या पॉइंट्स थी। ठीक है, तो यहाँ मैं इधर मेंशन कर लेता हूँ, जो हमें एनर्जी मिली इसकी वो मिली हमें 0.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। ठीक है, और जो प्रोटॉन का मोमेंटम था वो था 1.1 × 10⁻20 kg मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन था। और हमने ये भी कैलकुलेट किया अगर हमारे पास वेवलेंथ हो 10⁻14 मीटर माइनस में 14 मीटर हो, इट मींस नियर इक्वल टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम बनेगा वो क्या बनेगा 6.63 × 10⁻20 kg मीटर पर सेकंड। ये हमने चीजें कैलकुलेट की हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रेडियस के हवाले से। सपोज करें एक न्यूक्लियस ये है, एक छोटा सा न्यूक्लियस है, एक बड़ा न्यूक्लियस है। बड़ा न्यूक्लियस का मतलब क्या है भाई, बड़ा न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि वो खाता पीता होगा, उसका मास ज्यादा है भाई। ये छोटा आर है और ये बड़ा न्यूक्लियस है मतलब कैपिटल आर। तो इट इज क्लियर दैट कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये हमें डेटा मिली है। अब हम देखते हैं कि जो अगर हम न्यूक्लियाई को वेरी करते जाएं, न्यूक्लियस को चेंज करते जाएं, जिस तरह हमने यहाँ पर न्यूक्लियाई को वेरी किया है ना भाई, देखिए आप ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियाई, हमने इनको कंसिडर करके वेरी किया है, एक स्मॉल एक लार्ज है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं क्या एटॉमिक मास को वेरी करने से न्यूक्लियाई पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सो कीप इन माइंड देयर विल बी हाईली इम्पैक्ट इफ वी इंक्रीज द एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास को इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं,
तो एटॉमिक मास को इंक्रीज करने से जो न्यूक्लियर पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट, उसका न्यूक्लियर बढ़ता जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरह लेते जाएं आप, तो आपका ये चीज ऑब्जर्वेशन में मिलेगी कि मास को इंक्रीज करने से जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी जो रेडियस एटॉमिक रेडियस है वो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। किस तरह हम देखते हैं, इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कर लेते हैं। इस चीज को प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज आपको जहन में होनी चाहिए। जो वॉल्यूम होता है या जो न्यूक्लियस होता है, दैट न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप। न्यूक्लियस शेप में क्या होता है, स्फेरिकल। न्यूक्लियस की अदर शेप्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, जस्ट लाइक ट्रायंगल हो, रेक्टेंगुलर हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, जस्ट लाइक कोई भी शेप हो विदाउट एन स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप ही न्यूक्लियस की क्यों एग्जिस्ट करती है, मैं इसके बेसिस पर एक अलग वीडियो लेक्चर बना लूंगा, ठीक है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको विथ रेफरेंस ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इस बुक के बेसिस पर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि व्हाई न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ स्फेरिकल। हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल कंसिडर क्यों करते हैं, इस पर हम एक अलग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। न्यूक्लियस क्या है हमारे पास, शेप में स्फेरिकल है। जो न्यूक्लियस की शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। तो अब हम इसके रेडियस को प्रूफ करते हैं कि हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द मास। एटॉमिक मास पर ये किस तरह डिपेंड करता है, अब हम देखते हैं। अब देखें भाई, मैंने आपको बताया जैसे ही आप न्यूक्लियस नंबर को इंक्रीज करते जाएं, जिस तरह आप मास को इंक्रीज करते जाएंगे तो मास को इंक्रीज करने से इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। पहले इसका वॉल्यूम कम है, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर और मास बढ़ाएंगे और मास बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस को बढ़ाने से, मास को बढ़ाने से इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियस। एटॉमिक मास के साथ इसका जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट है। आप जैसे ही मास को बढ़ाते जाएंगे, मास को बढ़ाने से आपको ये चीज ऑब्जर्वेशन में मिलेगी, आपको ये चीज कैलकुलेशन में मिलेगी कि जो इसका रेडियस है वो रेडियस भी बढ़ता जाता है। किस तरह देखते हैं उसको, आपको पता है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है शेप में भाई, स्फेरिकल है ना शेप में न्यूक्लियस। जब कोई चीज स्फेरिकल होती है शेप में तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होता है इसका वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू प्लेस करें 4/3 पाई आर क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक मास। अच्छा अब देखें अब यहाँ पर देखिए आप 4/3 पाई आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ भाई, एटॉमिक मास के साथ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आर है वो क्या एटम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, एटॉमिक मास के साथ न्यूक्लियस नंबर के साथ क्या रिलेशन में, डायरेक्ट। ये नंबर 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। आप इनका रिलेशन चेक करें, रेडियस का और न्यूक्लियस का, एटॉमिक मास का। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं a⁻1/3, इस तरह हम दे दें, यहां से हटाकर यहां हम दे दें, ओके। तो इस प्रोपोर्शनली को खत्म करके हम एक कांस्टेंट देते हैं और नॉट इनटू a 1/3। अच्छा ये जो आर नॉट है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.2 फेम्टोमीटर। ये 1.2 फेम्टोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। R इज इक्वल टू, आपके बुक में वॉल्यूम 2 में ये चीज इस तरह भी लिखी हुई है, और एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात की जाए तो उसमें कुछ अलग कैसे लिखा हुआ है, मगर दोनों की कैलकुलेशन क्या है, सेम ही है। दोनों का जो वे है वो मेथड क्या है, सेम ही है। वहां पर डायरेक्ट है, गिवन है, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो आप आर नॉट का यहाँ पर वैल्यू प्लेस करें, वो क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू एटॉमिक मास इंटू 1/3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आर है वो डायरेक्टली रिलेशन में किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ रिलेशन में क्या है, डायरेक्ट है। अब जिस तरह एटॉमिक मास की क्वांटिटी को मल्टीपल किए जाए करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ना आप जैसे मल्टीपल बढ़ाएं, अगर पहले मल्टीपल इसके साथ 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5,
तो जैसे आप ए की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, मतलब जो आपके पास ए, आप जैसे वो ए की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, तो ए के वैल्यू को इंक्रीज करने से होगा क्या, इसका जो आर होगा, जो रेडियस होगा, दैट विल बी अल्सो इंक्रीज। वो रेडियस भी क्या होता जाएगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1.2 इन 10⁻⁻15 है, इसको हम कहते हैं रेडियस। ये क्या है, एक रेडियस है। ओके, अगर हम बात करें, अच्छा ये देखें -15 है, इट मींस दिस इज विद रेफरेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, विद रेफरेंस ऑफ हम न्यूक्लियस एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, जो ए है ये है क्या, एटॉमिक साइज है, ये इसका रेडियस है। अच्छा, जो बोर रेडियस होता है, वो बोर रेडियस से थोड़ा सा चेंज होता है, वो होता है, मेरे पास शायद लिखा होगा 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। जो बोर रेडियस होता है वो होता है 5.29। अगर मैं बात करूं बोर रेडियस के हवाले से, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको मिक्सअप कर लेते हैं, ये चीजें अलग अलग हैं। ये जो है ना, वो है -15 है, ये फेमटो के टर्म्स में। अगर बोर रेडियस की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा पिकोमीटर्स में। हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर, दैट एक्चुअली इज बोर रेडियस। दिस इज नॉट अ बोर रेडियस, ये बोर रेडियस नहीं है भाई, ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ और रेडियस कैलकुलेशन। रेडियस की कैलकुलेशन के बेस पर हमने ये सारी डेटा कलेक्ट की है सारी लिए। ये बोर रेडियस एक अलग होता है। मैंने यहाँ पर इसको और इसको लिखा है इसलिए ताकि आपको दोनों की प्रॉपर्ली कंपैरिजन हो जाए, तो कंपैरिजन के बेस पर हम प्रॉपर्ली इनको एनालाइज कर सकते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बात यहाँ पर वेरीफाई, अगर हम किसी भी एटम का नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ाएं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ाने से मास बढ़ेगा, मास बढ़ाने से होगा क्या, उसका रेडियस बढ़ते जाएगा। तो वो मैंने आपको मैथमेटिकली फॉर्मेट में ये सारा पेश किया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फोकस करते हैं इसकी डेंसिटी के हवाले से कि इसकी डेंसिटी क्या हो सकती है, व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। हमने एटॉमिक साइज के हवाले से डिस्कस किया, रेडियस के हवाले से डिस्कस किया, इनके मोमेंटम्स के हवाले से डिस्कस किया, इनकी काइनेटिक एनर्जी के हवाले से डिस्कस किया है, और फाइनली हमने इसके रेडियस के हवाले से डिस्कस कर लिया और वॉल्यूम के हवाले से डिस्कस कर लिया। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, कि डेंसिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम मास को बढ़ाएं। एक ये छोटा वॉल्यूम है, एक बड़ा वॉल्यूम है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हमारे जहन में यही आता है कि ये बड़ा वॉल्यूम में ज्यादा मास है इसके पास, तो इसकी डेंसिटी जो है ना वो ज्यादा होगी। ये छोटा वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी मास छोटा सा, एटॉमिक मास कम है, तो इसकी डेंसिटी कम होगी। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम इसको समझते हैं मैथमेटिकली। वैसे तो एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास को वेरी करने से डेंसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या डेंसिटी of nucleus depends upon atomic mass or does not depends upon atomic mass, that thing we have to verify mathematically. Okay, so ये पॉइंट आप नोट करें, इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, अब देखें, हमने ये चीज पढ़ी है डेंसिटी के हवाले से कि जो डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। है दिस वॉल्यूम इज एक्चुअली वॉल्यूम असर की सुनता हूँ सदाए अज़ान, जस्ट लाइक आखिरी देना है मुझे इम्तिहान, चारों तरफ तीनों से ना बरछियाँ, है ये मेरे कत्ल की तैयारियाँ, ले आए मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सैर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा।
This अल्लाह अल्लाह जान सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला sections होती हैं, कर रहा कहते हैं हूँ कि जो न्यूक्लियन आखिरी होते हैं वो सजदा। न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको न्यूक्लियन जानते हैं किसका नवासा हूँ बट मैं, कीप इन माइंड जानते हैं किस लिए आया हूँ कैसे मैं, दिस इज अ न्यूक्लियस तेरा ही पैगाम सुनाता हूँ मैं, फिर भी सितम का ही निशाना हूँ मैं। प्रोटॉन ले आए मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सैर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन पर फोकस करते हैं। लोद में आखिर चली आई है माँ, आपके पास साथ में आए हैं मेरे बाबा जान, भाई हसन खाक बेगरिया कुना, देखते हैं नाना मेरा इम्तिहान, ले आए मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सैर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। अल्लाह अल्लाह सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, ये मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ आखिरी सजदा। जैसे सर खाक पे शहने रखा, सिमर लई शाह के जानिब बढ़ा, लर्ज़ ज़मीं खून बरसने लगा, आखिर शबीर की गूंजी सदा, ले आए मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सैर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। अल्लाह 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 सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। तो यहाँ पर ये चीज एक वाज़ह क्लियर है, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। वो मास ऑफ न्यूक्लियस से क्या है इंडिपेंडेंट, एटॉमिक मास से क्या है वो इंडिपेंडेंट। आप एटॉमिक मास को इंक्रीज करें उसके सेहत पर कोई असर नहीं होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। हेलो हेलो फ्रॉम द डायग्राम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। वो एटॉमिक मास हेलो माइक चेक हेलो, ठीक है, एटॉमिक मास को वेरी करने से डेंसिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बेस पर मैं आपको प्रॉब्लम करवा लूंगा, या मैं ऐसे कर लूंगा, मेरे कॉपी पर सॉल्व हो चुके हैं प्रॉब्लम सारे मैंने कर लिए हैं, उनकी मैं पिक्स अपलोड कर लूंगा अपने चैनल पर, वो आप वहां से देख लेना। ठीक है, मैंने आपको मैथमेटिकली सारा फॉर्मूला दे दिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी डेंसिटी है कितनी, जो हम कहते हैं कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर हम उसके डेंसिटी को और वाटर के डेंसिटी को हम कंसीडर करें, कंपेयर करें, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस की ज्यादा होगी या वाटर की ज्यादा होगी, ये चीज भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ओके, मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ इधर से। ठीक, ये मैंने आपको डेंसिटी का प्रूफ भी दे दिया कि वो क्या है, एटॉमिक मास से क्या है इंडिपेंडेंट है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हम इनका वैल्यू प्रूफ करके देते हैं। या आपको वैल्यू तो एम क्या है गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन भी आपके पास गिवन है 1.67 10⁻27 kg, पाई भी कांस्टेंट है, 3 4 कांस्टेंट, और आर नॉट का वैल्यू भी क्या है आपके पास, वो कांस्टेंट है। आर नॉट की वैल्यू क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिखी है ना, ये आर नॉट की वैल्यू, सॉरी ये आर की वैल्यू थी और ये आर नॉट की वैल्यू थी।
R naught is equal to 1.2 femtometer, मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻ में 15 मीटर। ये R naught की वैल्यू है 1.2 10⁻⁻ में 15 मीटर। अब जब ये सारे वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपको इसकी डेंसिटी मिल जाएगी। चलो मैं आपको रख के देता हूँ। जो 3 है वो सेम रखा और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है 67 इंटू 10⁻⁻ में 27 है। अपान में 4 आप सेम रखें। पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 3.14। अगर बात करें हम उसके आर नॉट के हवाले से तो उसकी वैल्यू क्या है 1.2 फेमटोमीटर। चलो मैं इधर फेमटो में लिख लेता हूँ, ठीक है, फेमटोमीटर होल क्यूब। ओके, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह 99 वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर प्लस में 17 केजी पर अल्लाहु अकबर। आई थिंक फिर वो 1 आ जाए, मतलब वो आई थिंक 2.11। ओके 1 मैं ब्लॉक अकबर। ओके, ये इसकी ये बराबर होती है 3 के बराबर होती है पर इंच क्यूब। दिस डेंसिटी इज इक्वल टू मतलब ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन, ठीक है। जला जलाल। अब देखिए यहाँ पर ये जो बराबर है किसके बराबर है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वैसे भी एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है। यहाँ अगर बात की जाए केजी पर मीटर क्यूब के हवाले से ऐसा यूनिट के रेफरेंस में भी इसकी डेंसिटी आ सकती है। तो 3 बिलियन टन्स पर इंच क्यूब ये बराबर है 2.11 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि विथ रेफरेंस ऑफ वाटर व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी। रेफरेंस ऑफ वाटर में वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होती है। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब है। दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन के न्यूक्लियस की डेंसिटी है, जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻14 टाइम्स मैक्सिमम। ये जो डेंसिटी है इस न्यूक्लियस की वो है 10⁻14 टाइम्स मैक्सिमम एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। जो वाटर की डेंसिटी है उसके कंपैरिजन में इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है 10⁻14 टाइम्स मैक्सिमम है। इसकी 17 है और वाटर की क्या है 10⁻3 है। तो 10⁻14 टाइम्स डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैक्सिमम, कितनी ज्यादा है डेंसिटी इसकी, ठीक है। तो ये इसकी डेंसिटी मिली। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आपको मैं एक असाइनमेंट और देता हूँ। हमने तो वैसे ये चीज पढ़ी है कि जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा। यस सर, वाकई हमने ये चीज पढ़ी है। ये मैथमेटिकली हमने फॉर्मेट भी हासिल किया कि इसी वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, सॉरी इसका रेडियस बढ़ेगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है, उसमें थोड़ी सी टेक्निक है। टेक्निक ये है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई इफेक्टिव रेडियस ऑफ हीलियम एटम इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो इफेक्टिव रेडियस है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम का वो लेस क्यों है। व्हाई इफेक्टिव रेडियस ऑफ हीलियम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इज लेस देन। वैसे हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है, उसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए, बट उसका इफेक्टिव रेडियस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में छोटा क्यों है, कम क्यों है। ये चीज आपको एज असाइनमेंट और देता हूँ। ये आपको सॉल्व करनी है, कमेंट करनी है, जो भी करने आपको वो करना है, ठीक है। मतलब इसको छोड़ना नहीं है सवाल को। ओके, आप ये नोट करें, ये भी आपने नोट कर लिया। आई थिंक हमने मोस्टली बातें डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल बात है। वो बात ये है कि जो जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करें न्यूक्लियस के साथ और जब न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करें न्यूक्लियस के साथ, तो दोनों के इंटरेक्शन में क्या इफेक्ट पैदा होंगे, क्या डिफरेंस होगा। तो याद रखें, जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियस के साथ
तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा। जब न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियस के साथ तो वो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा अकॉर्डिंग टू मैटर डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तीसरी पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है उसका जो इंटरेक्शन है वो है इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करता है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के इंटरेक्शन के साथ विथ न्यूक्लियस, देयर स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस प्ले रोल। यहाँ पर जो रोल होता है स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस का रोल होता है, जिनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो ये सारी डेटा थी जो मैंने आपको इसके जस्ट इंफॉर्मेशन दी अकॉर्डिंग टू देयर इंट्रोडक्शन। हमने जस्ट इसके न्यूक्लियस पर बात की है कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या है, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई थिंक मैंने तो आपको मोमेंटम भी बताया, मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी बताई है। आई थिंक अभी कोई इसकी चीज रिमेनिंग में भी हो, डेटा तो बहुत सारी हो सकती है, ऐसा नहीं कि जितनी न्यूक्लियस पर स्टडी की गई वो मैंने सारी बता दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपनी छोटी सी कोशिश की कि इसका मैक्सिमम पार्ट आपको प्रोवाइड करें, तो हमसे जितना हो सका हमने आपके लिए ये किया है। अब आपका काम बनता है कि आप इसको सेव करें, डेटा को, सारी डेटा को अपने कॉपी में प्रेसअप कर लें, सेव कर लें। मोस्ट इंफॉर्मेटिव डेटा है, आपको ये काम आती रहेगी, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें, नोट कर लिया। ओके, तो हमने ये सारा काम अभी कंप्लीट कर लिया है कि क्या क्या सीनरीज हैं। अगर यहाँ से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आई विल रेस्पॉन्स यू, आई विल सपोर्ट यू। थैंक यू।